Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Times Physio. This is डॉक्टर मिताली यादव, फिजिकल थेरेपिस्ट। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ नी जॉइंट। जब मैंने एनाटॉमी ऑफ नी जॉइंट पर क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ नी जॉइंट। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ठीक है, तो लॉकिंग और अनलॉकिंग पढ़ने के पहले हम ये समझेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। लॉकिंग हम कब बोलेंगे और अनलॉकिंग हम कब बोलेंगे। तो लॉकिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, व्हेन नी इज इन फुल एक्सटेंशन दैट इज इन स्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं स्टैंडिंग पोजिशन में हूँ, मेरा नी कैसा है, फुल एक्सटेंशन में। ठीक है, कैसा है, फुल एक्सटेंशन में है। जब हमारा नी फुल एक्सटेंशन में होता है तो हम ऐसी पोजिशन को क्या बोलते हैं, लॉकिंग पोजिशन ऑफ नी जॉइंट। ठीक है, अब फॉर सपोज अभी मैं स्टैंडिंग पोजिशन में हूँ, मैं चेयर पर बैठने के लिए अपने नी को क्या करूंगी, फ्लेक्स करूंगी। ठीक है, तो जब हमारा नी क्या जाएगा, फ्लेक्शन में जाएगा, फ्रॉम एक्सटेंशन, फ्रॉम फुल एक्सटेंशन टू जब फ्लेक्शन में जाएगा तो हम ऐसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, अनलॉकिंग। क्या बोलते हैं, अनलॉकिंग पोजीशन ऑफ नी जॉइंट। ठीक है, तो क्या समझ में आया, लॉकिंग मतलब नी कैसा है, फुल एक्सटेंशन में है, और अनलॉकिंग मतलब नी कैसा है, इनिशियली फ्लेक्शन में जा रहा है फ्रॉम फुल एक्सटेंशन। ठीक है, अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कि स्क्रू होम मैकेनिज्म बोलते हैं हम लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म को। ठीक है, एक और इसका नाम क्या है, स्क्रू होम मैकेनिज्म ऑफ नी जॉइंट। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्रू होम मैकेनिज्म, नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, स्क्रू देखा है आपने, स्क्रू कैसा होता है हमारा, जब हम उसको वॉल पे फिट करते हैं तो हमको कैसा मूवमेंट करना पड़ता है, रोटेशनल मूवमेंट होता है। तो ऐसे ही नी जॉइंट में टीबिया और फीमर के बीच में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के टाइम पे थोड़ा सा रोटेशनल मूवमेंट होता है फॉर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। ठीक है, तो उसी रोटेशनल मूवमेंट की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रू होम मैकेनिज्म भी बोलते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लॉक और ये हमारी की। अब लॉक को जब हम लॉक करते हैं तो कैसा मूवमेंट होता है, ये रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये रोटेशनल मूवमेंट ऐसा ही हमारा कुछ नी जॉइंट में भी होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्रू होम मैकेनिज्म और लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्क्रू होम मैकेनिज्म में जो रोटेशन हो रहा है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के टाइम पर, वो वॉलेंटरी या फिर हम कॉन्शियस होकर रोटेशन परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, वो कैसा होता है, इनवॉलेंटरी होता है। इनवॉलेंटरी होता है मतलब कि ऑटोमेटिक होता है ना, कैसा होता है, ऑटोमेटिक। उसके लिए हमको अलग से कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, वो ऑटोमेटिक मूवमेंट परफॉर्म होता है। अब हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि लॉकिंग क्या होती है, अनलॉकिंग क्या होती है। द रोटेशंस दैट अकर बिटवीन द femoral and tibial condyles during final degree of extension is called screw home mechanism। ठीक है, अभी हमने समझा कि स्क्रू होम मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के टाइम पर जब रोटेशनल मूवमेंट होता है किसमें, टीबिया और फीमर के कॉन्डाइल्स के बीच में। ठीक है, उस रोटेशनल मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्क्रू होम मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, स्क्रू होम मैकेनिज्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनल डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, फाइनल डिग्री ऑफ एक्सटेंशन मतलब 0 to 30 डिग्री, और प्रिसाइजली देखें तो 0 to 5 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में जो रोटेशनल मूवमेंट होता है। ठीक है, लास्ट 5 डिग्री में जो रोटेशनल मूवमेंट होता है कॉन्डाइल्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं लॉकिंग एंड अनलॉकिंग या फिर स्क्रू होम मैकेनिज्म ऑफ नी जॉइंट। ठीक है, अब लॉकिंग की बात निकली है तो हम इसका एक क्लिनिकल पॉइंट भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लॉकिंग अभी हमने जो पढ़ा वो कैसी लॉकिंग थी, ये थी हमारी फिजियोलॉजिकल लॉकिंग, मतलब ये बॉडी में नॉर्मली होती है। ठीक है, ये कैसी है, नॉर्मल लॉकिंग है ना, अब नॉर्मल लॉकिंग नहीं है। ठीक है, और जब हमारे पास पेशेंट कंप्लेन लेके आता है,
ठीक है, कि मेरे घुटने में क्या हो गया है कि मेरा घुटना ना मैं अब सीधा कर पा रहा हूँ, एक पोजीशन में स्टक हो गया है, ना ही मैं और इसको मोड़ पा रहा हूँ। ठीक है, जब पेशेंट का नी किसी एक पोजीशन में स्टक हो जाए, ना वो उससे ज्यादा फ्लेक्शन में जाए ना एक्सटेंशन में जाए, तो उस पोजीशन को भी हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि हमारा नी क्या हो गया है, लॉक्ड हो गया है। तो वो लॉकिंग अलग है, वो पैथोलॉजिकली अब नॉर्मल लॉकिंग है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कैसी है, नॉर्मल लॉकिंग है, फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी में होती ही है। तो ये कैसी लॉकिंग है, फिजियोलॉजिकली या फिर नॉर्मल लॉकिंग है। जो हमने अभी अबनॉर्मल लॉकिंग की बात की, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो अबनॉर्मल लॉकिंग होती है, ठीक है, अबनॉर्मल लॉकिंग जो होती है वो किस वजह से हो सकती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीन फीचर्स, तीन कंडीशन है जिसमें देखने को मिलती है। या तो मेनिस्कस जो हमने पढ़े थे, है ना, मेनिस्कल टीयर हो, या तो जॉइंट्स के बीच में क्या हो, लूज बॉडीज, जैसे कि हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलता है कि जो पेशेंट है वो टर्मिनल एक्सटेंशन, लास्ट 30 to 20 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन नहीं कर पाता। तो किस वजह से नहीं कर पाता, क्योंकि उसके जॉइंट में क्या होती है, लूज बॉडीज होती है जो कि उसको आगे मूवमेंट करने में रोकती है। ठीक है, मेनिस्कल टियर, लूज बॉडी, और एक और कंडीशन जब हमारी मसल में, हैमस्ट्रिंग में या फिर क्वाड्रिसेप्स में क्या हो, स्पाज्म हो। ठीक है, स्पाज्म हो तो उसकी वजह से भी हमारा नी एक पोजीशन में स्टक हो जाता है और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में नहीं जा पाता। तो इन तीन कंडीशन में हमको पैथोलॉजिकली एबनॉर्मल लॉकिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जब आपके पास पेशेंट ऐसा बोले ना आकर कि मेरा नी अब ना ही फ्लेक्शन में जा रहा है ना ही एक्सटेंशन में जा रहा है, किसी एक पोजीशन में ही रह गया है, तो उसका मतलब भी लॉकिंग होता है, पर वो पैथोलॉजिकली या फिर अबनॉर्मल लॉकिंग होती है। ठीक है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि क्यों लॉकिंग और अनलॉकिंग मैकेनिज्म की जरूरत पड़ी। क्योंकि हमारी बोन्स कैसी है, इनकॉन्ग्रुएंट। जब हमने एनाटॉमी ऑफ नी जॉइंट पढ़ा था तो उसमें हमने फीमर देखी, टीबिया देखी, तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो मीडियल कॉन्डाइल्स हैं टीबिया और फीमर के, वो कैसे हैं, बड़े हैं। एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में उनका जो डायमीटर है वो कैसा है, ज्यादा है एज कंपेयर टू लेटरल कॉन्डाइल्स। हमारे पास यहाँ पर भी है टीबिया और फीमर, तो आप इसमें भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा मीडियल कॉन्डाइल, ये हमारा मीडियल कॉन्डाइल टीबिया का, ये कैसा है, ये देखो है बड़ा इससे, लेटरल कॉन्डाइल से। तो मीडियल कॉन्डाइल कैसा है, टीबिया का बड़ा है, और लेटरल कॉन्डाइल कैसा है, छोटा है। ऐसे ही हम फीमर का देख सकते हैं, ये है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर जो कि कैसा है, बड़ा है एज कंपेयर टू लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हमारा जब लेटरल कॉन्डाइल कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाता है, कंप्लीटली फिट हो जाता है, तो हमारा मीडियल कॉन्डाइल बड़ा है, वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाता। तो उसे फिट करने के लिए कंपनसेटरी मूवमेंट क्या होता है, रोटेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो नी जॉइंट में क्यों है लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म, क्योंकि किसके, टीबिया और फीमर के जो सरफेस है वो कैसी है, इनकॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इनकॉन्ग्रुएंट है। और जो मीडियल कॉन्डाइल है टीबिया और फीमर के, वो कैसे हैं, लार्ज है एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में। ठीक है, और लेटरल कॉन्डाइल कैसे हैं, छोटे हैं, इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए रोटेशनल मूवमेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम लॉकिंग और अनलॉकिंग की पूरी मैकेनिज्म को पढ़ने के पहले क्लोज चेन और ओपन चेन पोजीशन को समझ लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ओपन चेन पोजीशन परफॉर्म करते हैं तो कोई दूसरी बोन मूव करती है, और जब हम क्लोज चेन पोजीशन परफॉर्म करते हैं तो दूसरी बोन मूव करती है। और ये दोनों बोन्स, टीबिया और फीमर, दोनों को हम अलग अलग एस्पेक्ट से पढ़ते हैं। और जब दूसरी दूसरी पोजीशंस में, अलग अलग पोजीशन में अलग अलग बोन्स मूव करेंगी तो रोटेशन एक्टिविटी भी अलग डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये समझने के पहले हम पहले पढ़ेंगे क्लोज और ओपन चेन पोजीशन। तो ये आपके सामने जो पिक्चर है, ये एक पेशेंट है, क्या परफॉर्म कर रहा है, इस एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं, डायनामिक क्वाड्स एक्सरसाइज, और सिंपली इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिटिंग लेग रेस। ठीक है, तो जब हमारे डिस्टल एक्सट्रीमिटीज कौन कौन से होते हैं, फुट और हैंड। तो जब हमारे डिस्टल एक्सट्रीमिटी फिक्स्ड नहीं होते, मूवेबल होते हैं, है ना, फिक्स्ड नहीं होते और मूव करते हैं, तो हम ऐसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, ओपन चेन
पोजीशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओपन चेन पोजीशन, जिसमें जो हमारे डिस्टल एक्सट्रीमिटीज हैं यानी कि फुट या फिर हैंड, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। कैसे होते हैं वो, मूवेबल होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है। तो ये है हमारी ओपन चेन पोजीशन। अब आप यहाँ पे देख रहे हो नी का क्या हो रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, तो कौन सी बोन मूव करेगी यहाँ पे, ये लेग की बोन मूव करेगी। और लेग में कौन सी बोन होती है, टीबिया। कौन सी बोन होती है, टीबिया बोन। तो जब पेशेंट ओपन चेन पोजीशन में कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा तो तब टीबिया बोन मूव करेगी, और टीबिया का ही हम रोटेशन देखेंगे कि वो लॉकिंग के टाइम पे मीडियल या फिर लेटरल रोटेशन में जाएगी, ठीक है। ऐसे जब हम बात करेंगे क्लोज चेन पोजीशन की, ठीक है, ये कौन सी पोजीशन आ गई हमारी, क्लोज चेन पोजीशन, ठीक है। तो ये है एक पेशेंट, ठीक है, और ये क्या परफॉर्म कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी एक्सरसाइज है ये, स्क्वाट। क्या परफॉर्म कर रही है, स्क्वाट परफॉर्म कर रही है। तो इसमें क्या है, ये है हमारी क्लोज चेन पोजीशन। डिस्टल एक्सट्रीमिटी जो है इसमें हमारे, वो कैसे रहेंगे, डिस्टल एक्सट्रीमिटी कैसे रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, ग्राउंड पे फिक्स्ड रहेंगे या फिर कोई सी फिक्स्ड पोजीशन में होंगे। जब हमारे डिस्टल एक्सट्रीमिटीज फिक्स्ड रहते हैं, मूव नहीं करते, तो ऐसी हम पोजीशन को क्या बोलते हैं, क्लोज चेन पोजीशन, ठीक है। अब हो तो इसमें भी नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन रहा है, पर इसमें कौन सी बोन मूव करेगी, थाई में जो बोन है वो मूव करेगी। और थाई बोन में कौन सी बोन होती है, फीमर। थाई में हमारी फीमर बोन होती है। तो क्लोज चेन पोजीशन में कौन सी बोन मूव करेगी, कौन सी बोन लॉकिंग और अनलॉकिंग मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगी, फीमर बोन, और इसी में ही हमारे रोटेशनल एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लोज और ओपन चेन पोजीशन समझ में आया। क्लोज चेन में डिस्टल एक्सट्रीमिटीज फिक्स्ड रहेंगे और फीमर बोन में रोटेशनल मूवमेंट होंगे, और ओपन चेन में टीबिया बोन में रोटेशनल मूवमेंट्स होंगे, और जो हमारा डिस्टल एक्सट्रीमिटी है वो फिक्स्ड नहीं रहेगा, मूवेबल रहेगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं मैकेनिज्म को, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं पूरी मैकेनिज्म को। तो ये है फ्लो चार्ट, जिसके थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ। फ्लो चार्ट से अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, आप खुद भी पढ़ने में और लिखने में कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने फ्लो चार्ट लिया है, ठीक है, इसमें हमने टीबिया की बात की है। अब आप बोलोगे कि बीडी चौरसिया में तो दिया है फीमर के बारे में कि फीमर रोटेट कर रही लैटरली और मीडियली, और यहाँ पर आप टीबिया के बारे में पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर मैंने ओपन चेन पोजीशन कंसिडर की है। कौन सी, ओपन चेन। और अभी हमने देखा था कि ओपन चेन में कौन सी बोन मूव करती है, कौन सी बोन मूव करती है, टीबिया बोन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो कि यहाँ पर पेशेंट परफॉर्म कर रहा है डायनामिक क्वाड्स एक्सरसाइज, ठीक है। सपोज पेशेंट कर रहा है डायनामिक क्वाड्स एक्सरसाइज, जो कि ओपन चेन एक्सरसाइज होती है, और उसमें कौन सी बोन मूव करती है, टीबिया मूव कर रही है। तो हमने पहले देख लिया है कि कौन से डिग्री में हमको लॉकिंग देखने को मिलती है। तो लास्ट 30 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में हमको लॉकिंग देखने को मिलती है, और अगर स्पेसिफिक बात करें तो लास्ट 5 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में हमको लॉकिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हमें क्यों देखने को मिलती है लॉकिंग, क्यों रोटेशनल एक्टिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर और टीबिया का, वो कैसा है, लार्ज एज कंपेयर टू लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया। तो वही चीज इस 2 पॉइंट में दे रखी है। देन थर्ड पॉइंट, एज अ रिजल्ट लेटरल कॉन्डाइलर आर्टिकुलर सरफेस इज फुल्ली यूज्ड अप, क्योंकि लेटरल कॉन्डाइल्स जो है वो स्मॉल है, तो जब फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में जाते हैं तो जो हमारे लेटरल कॉन्डाइल्स है वो पूरे कंप्लीटली एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, है ना। और उस टाइम पे क्या होता है, पार्ट ऑफ मीडियल कॉन्डाइलर सरफेस रिमेन अनयूज्ड, ठीक है। जब हमारे लेटरल कॉन्डाइल यूज्ड अप हो जाते हैं, कंप्लीटली फिट कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, उसी टाइम पर जो मीडियल कॉन्डाइल्स है उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, अनयूज्ड रहता है, मतलब कि फिट नहीं हो पाता, क्योंकि वो बड़ा है तो फिट नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या होता है, लास्ट 5 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में लैटरल रोटेशन ऑफ टीबिया, टीबिया का लैटरल रोटेशन होता है, ठीक है। तो ये है हमारी
फीमर बोन और ये हमारी टीबिया। तो जब ये फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में जाएगी तो टीबिया थोड़ी सी क्या कर जाएगी, लेटरली रोटेट। ठीक है, क्या कर जाएगी, लेटरल रोटेशन में जाएगी, जिससे हमारा नी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली लॉक पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, बोन से भी देख लेते हैं एक बार। तो ये है हमारी फीमर, ये है टीबिया। तो टीबिया फ्लेक्शन में थी, ठीक है, अब वो लॉकिंग पोजीशन के लिए एक्सटेंशन में जाएगी। ये एक्सटेंशन में गई और थोड़ा सा इसका लेटरल रोटेशन हुआ, तो हमारा नी कैसा हो गया, कंप्लीटली लॉक्ड पोजीशन में आ चुका है। और जैसे ये फ्लेक्शन में जाएगी तो ये थोड़ी सी मीडियली रोटेट करेगी। ठीक है, एक्सटेंशन में जाएगी जब लेटरल रोटेशन, और जब फ्लेक्शन में जाएगी तो मीडियल रोटेशन। तो यहाँ पर हमें इससे भी समझ लेते हैं कि जो लिखा हुआ है, लेटरल रोटेशन ऑफ टीबिया क्या करवाती है, लॉकिंग। ठीक है, लेटरल रोटेशन ऑफ टीबिया क्या करवाती है, लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। अब अनलॉकिंग के लिए हमने क्या पढ़ा कि टीबिया क्या जाएगी, एक्सटेंशन से जाएगी फ्लेक्शन में। ठीक है, उस टाइम पर क्या होगा, मीडियल रोटेशन ऑफ टीबिया। जब टीबिया फ्लेक्शन में जाएगी एक्सटेंशन से तो टीबिया क्या होगा, मीडियल रोटेशन। और ये मीडियल रोटेशन कौन करवाता है, पॉप्लिटियस मसल। इसको हम बोलते हैं अनलॉकिंग मसल ऑफ नी जॉइंट। ये टीबिया को पुल करती है मीडियली और उससे क्या होता है, टीबिया अनलॉक करवाती है नी जॉइंट को। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। जो टीबिया का मूवमेंट होता है उसके ही अपोजिट मूवमेंट कैसा होता है, फीमर में होता है। तो वो भी हम एक बार समझ लेते हैं बोन से। तो ये है हमारी फीमर और ये हमारी टीबिया। अब क्लोज पैक पोजीशन में कौन सी बोन मूव करेगी, क्लोज चेन में हमारी कौन सी बोन मूव करेगी, फीमर बोन मूव करेगी। तो ये फ्लेक्शन से जब एक्सटेंशन में आएगी तो फीमर थोड़ी सी मीडियली रोटेट कर जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, हमारा नी लॉक पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, मीडियली मूव करेगी। और अगर हमने टीबिया की बात करी तो टीबिया लॉक पोजीशन में लेटरली मूव कर रही थी, तो अपोजिट हो गए, टीबिया लेटरली मूव कर रही और फीमर मीडियली मूव कर रही। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। यही था हमारा लॉकिंग और अनलॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ नी जॉइंट। इसको अगर हम चाहें तो ये लॉक के थ्रू भी समझ सकते हैं, अगर आपको ईजी लगे। तो ये है हमारा लॉक, अभी ये है अनलॉक। अगर इसको लॉक करवाना है तो हमको कैसे रोटेट करना पड़ेगा, लेटरली। ठीक है, ये हमारी टीबिया ये कैसे रोटेट हो गई, लेटरली रोटेट हो गई, तो हमारा नी जॉइंट कैसा हो गया, लॉक्ड। और अगर मीडियल रोटेट करेंगे तो नी जॉइंट कैसा हो जाएगा, अनलॉक। ठीक है, तो आप एक ये डेली लाइफ एक्टिविटी से भी इस चीज़ को याद रख सकते हो। अब हम देख लें कि फीचर ऑफ लॉकिंग क्या होता है। ठीक है, तो नी जॉइंट अगर एक्सटेंशन में है तो वो उसकी कैसी पोजीशन होती है, क्लोज पैक पोजीशन होती है या फिर लॉक्ड पोजीशन होती है। क्लोज पैक पोजीशन क्या होती है, जब हमारी आर्टिकुलर सरफेसेस कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाए। ठीक है, और एक पोजीशन के बाद अब और आगे ज़्यादा वो मूव नहीं कर सकती, तो ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैक पोजीशन। ठीक है, तो लॉकिंग क्या है, क्लोज पैक पोजीशन है नी जॉइंट की। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट कब बोलेंगे हम कि हमारा नी लॉक हो चुका है, तो जो टीबिया के ट्यूबरकल हैं, ठीक है, वो लॉज्ड मतलब कि फिट हो जाएंगे किस में, इंटरकॉन्डाइलर नॉच में। तो ये आप देख लो यहाँ पर बोन में, ये हमारे टीबिया के ट्यूबरकल और ये हमारी इंटरकॉन्डाइलर नॉच। तो जब ये कंप्लीटली फिट हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर तो तब हम बोलेंगे कि नी का लॉकिंग हो चुकी है। ठीक है, नी अपनी लॉक पोजीशन में आ चुका है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेनिस्काई टाइटली इंटरपोज्ड। आपको पता है दोनों कॉन्डाइल्स के, फीमर और टीबिया के कॉन्डाइल के बीच में क्या होते हैं, मेनिस्काई होते हैं। हमने पढ़ा था जब हमने लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट पढ़े थे। तो ये मेनिस्काई टाइटली एक दूसरे के साथ पूरे इंटरपोज हो जाएंगे। ठीक है, दोनों बोन्स के बीच में इंटरपोज हो जाएंगे, तो तब भी हम क्या बोलेंगे कि लॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है। और लास्ट पॉइंट, लिगामेंट्स टॉट होने चाहिए। जब रोटेशन होता है और जब एक्सटेंशन में जाते हैं तो हमारे ACL PCL लिगामेंट्स भी टॉट हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो फीचर है, ये है लॉकिंग के फीचर। अगर ये सारी चीज़ और क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा नी लॉकिंग पोजीशन में आ चुका है। ठीक है, तो हमने समझ लिया लॉकिंग और अनलॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ नी जॉइंट। पर हमने क्यों इसको इतना समझा, क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि इसका क्लिनिकल रिलेवेंस है। क्या रिलेवेंस है,
हमने देखा कि एक्सटेंशन के लास्ट डिग्री में क्या होता है, नी लॉक होता है, और फ्लेक्शन के इनिशियल डिग्री में नी अनलॉक होता है। सपोज कोई पेशेंट है जिसका लास्ट डिग्री ऑफ एक्सटेंशन लैग है, ठीक है, वो लास्ट डिग्री ऑफ एक्सटेंशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो क्या उसका नी लॉकिंग पोजीशन में जाएगा? नहीं। तो कोई पेशेंट है जिसका नी लास्ट डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में नहीं जा रहा है, तो उसमें नी की लॉकिंग नहीं होगी, और अगर नी लॉक पोजीशन में नहीं आया तो वो वॉकिंग और जो उसकी दूसरी एक्टिविटीज है, स्टैंडिंग एक्टिविटी है, वॉकिंग एक्टिविटी है, वो परफॉर्म इजीली नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर लोअर लिम्ब में, हिप में फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर हुआ है या फिर नी में कोई दिक्कत है, तो फिर लॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ नी ज्वाइन नहीं हो पाएगी नी में, और इसकी वजह से हमें बहुत सारे क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको लॉकिंग और अनलॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ नी जॉइंट समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इसमें ऐसा याद करने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको इसमें थोड़ा सा बस ये रोटेशनल एक्टिविटी ध्यान में रखना है कि टीबिया कौन से रोटेशन में जाती है और फीमर कौन से रोटेशन में जाती है। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको और कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर हमें मैसेज आप कर सकते हैं।